वेरिएबल आ जाता है, ठीक है। इसकी मैंने आपको बता दी थी कि डिस्क्रीट में हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो है वो वैल्यूज जो है वो गैप के साथ होता है। अच्छा, स्केल्स भी हो गए थे, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें इसमें बतानी रह गई थी। कुछ चीज़ इसमें मैंने आपको बतानी थी कि जैसे ये इंट्रोडक्शन में यही चीजें हैं जो कि आप लोगों ने करनी है कि इसमें आपके पास जो है वो और प्लीज ये जो पब्लिक चैट है ये फिर इस पे मैंने जो है ना वो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर ये ऑफ ही कर दी जाए। जो आप पब्लिक चैट जो है वो ऑफ कर दी जाए क्योंकि आप लोग आपस में जो है वो गप्पे लगा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर पे किसी का जो है वो नहीं है कि एक मिनट में यहाँ से आप लोगों की जो है वो चैट को ऑफ कर दिया जाए। किधर से होगी ये?
और इनकी वजह से जो है वो बार बार जो आप लोगों के अच्छा, तो यहाँ पर मैं जो है वो आपको बता रही थी कि आपके पास जो है, जी अब आवाज आ रही है? अच्छा, तो ये जो आपका पास इंट्रोडक्शन में जो था वो हमारे पास हमने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की, स्टैटिस्टिक्स का क्या मतलब है। अब इसमें जब हमारे पास डाटा आ जाता है, हमने स्केल मेजरमेंट स्केल भी हमने कर लिए, ठीक है, कि 4 हमारे पास मेजरमेंट स्केल हैं और इन्हीं स्केल्स पर हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की 2 ब्रांचें हैं, ठीक है, एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो है वो अपने डाटा को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करने के साथ फिर हम इनको क्या करते हैं, इनकी जो है हम लोग अपने डाटा की ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम जो है वो इसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट हम कैसे करते हैं, हम टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा हम ग्राफिकल डिस्प्ले कर सकते हैं। ग्राफिकल डिस्प्लेस जो हैं वो हमारे पास काफी सारे हैं, ठीक है ना, जिनमें हमारे पास बार चार्ट है, सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, और उसके अलावा हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ जो है हमारे पास इसमें आ जाती हैं टेक्निक्स। पिक्टोग्राम है, ठीक है, पाई डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी ऑगिव है, हिस्टोग्राम है। तो ये सारे के सारे हमारे पास ग्राफिकल हैं। ग्राफिकल डाटा को प्रेजेंट करने के बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रेजेंटेशन की फॉर्म आती है वो हमारे पास होती है कि हम अपने डाटा को एक टेबल की फॉर्म में करें। आप लोगों ने अगर असाइनमेंट की होगी तो उसमें भी क्वेश्चन हुए होंगे कि आप लोगों को डाटा दिया गया होगा, आपने क्लास बाउंड्रीज बनाई होंगी, क्लासेस बनाई होंगी, फिर उनकी अपर क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्रीज बनाई होंगी, एक्स कैलकुलेट किया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास आ जाती हैं डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना, और ये किसके अंडर आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर आ जाता है, ठीक है। Basically descriptive statistics deals with the enumeration, organization and representation of the data, ठीक है। यानी आपने डाटा को कलेक्ट किया, आपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया, आपने डाटा को ऐसे ही तो नहीं आगे आपने प्रेजेंट कर देना ना, बल्कि आपने डाटा के साथ क्या करना है, डाटा को आपने जो है वो प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट इन द फॉर्म कि आपका जो डाटा है, जो आपके पास जो डाटा आया हुआ है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको आपने इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो कोई आम बंदा भी जब उसको देखे तो उसको समझ आ जाए कि ये डाटा हमें इस चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या डिस्क्रिप्टिव में जो हम मेजर करते हैं, जो आप लोग पढ़ेंगे भी, इसमें हमारे पास आ जाएगा मेजर्स ऑफ सर्टेन टेंडेंसी, ठीक है, जिसमें हम मीन, मीडियन, मॉड इसको कैलकुलेट करना देखेंगे। फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा, ठीक है, कि हमने डिस्पर्शन को कैसे मेजर करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा कि हमने रिग्रेशन, कोरिलेशन हमने कैसे करनी है, प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जो है वो आ जाएगा, इन्फ्रेंस हमने कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे फर्दर टॉपिक्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे कि वेरिएबल्स किन किन स्केल्स पर मेजर होते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, और उन वेरिएबल्स के साथ साथ जो आपके डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं जो गैप के साथ आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गैप के साथ इस तरह से आ सकते हैं कि अगर चार आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी मार्क्स हैं वो सब बच्चों ने जो है वो हर पॉइंट या हर मार्क का जो है वो उसको टच किया हो। यानी हो सकता है एक बच्चे ने 64 लिए, अगर 10 बच्चों के मार्क्स को मैं काउंट कर रही हूँ, एक बच्चे ने 64 लिए, हो सकता है एक बच्चे ने 65 लिए हो, एक बच्चे ने हो सकता है 78 लिए हो,
ठीक है। लेकिन टाइम हो गया या टेम्परेचर हो गया तो उसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो कॉन्टिन्यूज में आता है। क्यों? क्योंकि वो अगर टेम्परेचर 10 है तो 10 से अगर 15 डिग्री पर जाएगा तो वो 10 और 15 के दरमियान के जितने पॉइंट्स हैं उन सबको टच करके वो जो है 15 पर पहुंचेगा। ठीक है, तो वो कॉन्टिन्यूज है। बेसिकली कॉन्टिन्यूज रैंडम वेरिएबल ऐसा रैंडम वेरिएबल होता है कि जो इंटरवल के दरमियान के जितने पॉइंट्स होते हैं उन सबको टच करता है। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, इसका मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन और सैंपल का तो हो गया कि पॉपुलेशन आपके पास जो है वो ऑल द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो आपके पास पॉपुलेशन, और फिर इसमें पॉपुलेशन सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। उस टाइम में बताते हुए मिस हो गया था कि जो पॉपुलेशन है ये जस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। इस पॉपुलेशन में हर तरह की पॉपुलेशन हो सकती है। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है आपके इंग्लिश के मार्क्स की, कि लास्ट सेमेस्टर में आपके या एफएससी में या इंटर में आपके इंग्लिश के मार्क्स कितने थे, उसकी परसेंटेज मैंने आपकी क्लास की निकालनी है। तो इट मींस कि जो मेरी पॉपुलेशन होगी वो मेरी क्या होगी, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, ये मेरी पॉपुलेशन होगी। अब इसमें ये नहीं होगा कि इसमें पूरे की पूरी सारी ह्यूमन पॉपुलेशन आ जाएगी, बल्कि जो मेरा क्वेश्चन है या जो मैटर है जिसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ, उससे रिलेटेड उसके जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स होंगे वो मेरी पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, यानी मैंने क्या देखनी है, मैंने परसेंटेज देखनी है इंग्लिश के मार्क्स की, इंटर के इंग्लिश के मार्क्स की परसेंटेज देखनी है। तो मेरी जो पॉपुलेशन होगी वो ऑल द स्टूडेंट्स हु पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, के वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं जो है वो बीएस में बैठे हुए। तो इसी तरीके से आपके पास जो पॉपुलेशन है वो जस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। तो इसलिए आपके पास जो भी होगा फिनोमेना होगा, जो भी आपके पास मैटर होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास प्रॉब्लम होगी उसके मुताबिक आप लोग जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सैंपल का मैंने आपको बताया था कि सैंपल एक छोटा सा पार्ट होता है आपकी पॉपुलेशन का। बीएस के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है, लेकिन मैं परसेंटेज निकालने के लिए सारे स्टूडेंट्स को तो स्टडी नहीं करूंगी ना। ठीक है, और मोस्टली जो आपका स्टैटिस्टिक्स में काम होगा आगे आपको, अगर वैसे तो आपका ये एक ही कोर्स है लेकिन आप इसमें जगह जगह देखेंगे, जब बुक पढ़ेंगे बुक से, तो वहां पर सैंपल का जिक्र होगा हर जगह कि हमने ये सैंपल लिया तो हमने ये चीज कैलकुलेट की, इतना हमने पॉपुलेशन में से सैंपल लिया तो हमारा ये एस्टिमेट आया। बेसिकली पॉपुलेशन के बारे में कोई भी जब हमने चीज कोई भी करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं सैंपल। ठीक है, और उस सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पर जो भी हमारा रिजल्ट आता है हम कहते हैं कि ये हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन के लिए क्या है, वैलिड है। ठीक है, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, हमारे सैंपल का जो रिजल्ट आएगा, हम उसको कहते हैं कि वो हमारी पूरी पॉपुलेशन के लिए वैलिड है। फॉर एग्जांपल मैंने लाहौर का जो है वो फाइंड आउट करना है लिटरेसी रेट। ठीक है, लाहौर सिटी का मैंने लिटरेसी रेट फाइंड आउट करना है कि कितने लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, इसकी मुझे परसेंटेज चाहिए। अब मैं क्या करूंगी, क्या लाहौर में जितने लोग हैं, जितने जगह हैं, जितने घर हैं, क्या मैं उन सबका वो करूं, मेरे लिए वो ज्यादा फिजिबल है कि सबका इंटरव्यू करूं, सबसे पूछूं, हर एक एक बंदे से, हर एक एक घर से जो है वो इंफॉर्मेशन लूं कितने पढ़े लिखे लोग हैं, या मैं कोई सैंपल ले लूं। मेरे लिए ऑफ कोर्स सैंपल लेना ज्यादा फिजिबल है, ठीक है, जल्दी मेरा काम हो जाएगा। तो इसलिए हम ज्यादा जो है वो किसको प्रेफरेंस देते हैं, सैंपल को देते हैं। क्यों क्यों प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हालांकि पूरी पॉपुलेशन को जब आप स्टडी करेंगे तो आपका रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आएगा, ज्यादा वैलिड आएगा, लेकिन हम सैंपल को इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इस वजह से हम सैंपल को चूज करते हैं, क्योंकि एक पॉपुलेशन जो कई लाख की है, ठीक है, उसमें से जब मैं चंद हजार का सैंपल लूंगी तो मेरे लिए उसको स्टडी करना, उससे डाटा कलेक्ट करना, उस डाटा को आगे प्रेजेंट करना, उसमें से डिफरेंट मैयर्स को कैलकुलेट करना इजी होगा। ऐसा ही है ना, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 10 नंबर देती हूँ, ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशंस देती हूँ, बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर मैं आपको 10 ऑब्जर्वेशंस देती हूँ और मैं कहती हूँ कि इन 10 ऑब्जर्वेशंस का मुझे एवरेज निकाल के दो, एवरेज का तो सब बच्चों को पता होगा एवरेज क्या होती है, सब ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं उन पर हम उनको डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, ये इसको हम एवरेज कहते हैं। अगर आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस होंगी तो आप जल्दी से कर लोगे, मीन कैलकुलेट एवरेज जल्दी से कैलकुलेट कर लोगे ना। लेकिन अगर आपके पास जो है नहीं है, वो क्या कहते हैं, अगर आपके पास 10 मैंने आपको ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए बल्कि मैंने आपको 1000 ऑब्जर्वेशंस दिए या 100 दिए, तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसी वजह से जो सैंपल है, सैंपल को हम प्रेफरेंस देते हैं, इसके काफी सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कम आपके पास डाटा होगा, सैंपल में आपके पास डाटा कम हो जाता है ना, क्योंकि पॉपुलेशन आपके पास तो बहुत ह्यूज है, ठीक है, वास्ट है आपके पास। तो जब आप सैंपल लेते हैं तो सैंपल का तो आप छोटा सा उसका पार्ट ले लेते हैं, तो जब आप उसको स्टडी करते हो सैंपल को, आपका टाइम कम लगता है, आपकी एफर्ट कम लगती है, और जब कम डाटा के साथ आप डील कर रहे होते हो तो आपकी जो एरर या मिस्टेक के जो चांसेस होते हैं वो भी आपके कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सैंपल लेते हैं अपनी पॉपुलेशन में से, और उस सैंपल से जो भी हमारा रिजल्ट आता है, मीन कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस करेंगे, कुछ भी करेंगे हम, जो हम अपने सैंपल से करेंगे, वो हम कहते हैं कि वो हमारा वैलिड है हमारी पॉपुलेशन के लिए। कि मैंने जैसे लाहौर सिटी की एग्जांपल दी कि लाहौर सिटी का लिटरेसी रेट चाहिए, तो वो तो पूरे लाहौर सिटी की पॉपुलेशन का लिटरेसी रेट चाहिए ना। लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं जस्ट वहां से सैंपल ले लूंगी। फिर सैंपल भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सैंपल लेने का ये मतलब नहीं है कि आप बस लाहौर में किसी एक जगह पर गए, एक जगह से ही आपने 20 30 या जितने का भी आप सैंपल ले रहे हैं, 100 का ले रहे हैं, 1000 का ले रहे हैं, बस एक जगह से ले लिया, बल्कि आपने सैंपल भी इस तरह का लेना होता है जो कि आपकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो, तो वो बहुत सारी और भी चीजें आ जाती हैं। वो मतलब उसको अगर हम क्या कहते हैं, मजीद डीपली वो उसको स्टडी करें तो वो तब उसमें वो आती हैं। लेकिन बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, पॉपुलेशन क्या और सैंपल क्या। फिर एक और चीज यहाँ पर नोट कर रहे हैं, यहाँ पर स्लाइड पर तो नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये आपके पास जो है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि पॉपुलेशन से जो भी चीज कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन से मीन ही कैलकुलेट कर रहे थे, क्योंकि अभी आपने बाकी मेजर्स तो पढ़े नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को तो होगा थोड़ा बहुत आइडिया, किसी ने पढ़ी हुई है स्टैट्स का, किसी का है पहले थोड़ा बैकग्राउंड, किसी ने एफएससी में या आईकॉम में या एफए में किसी ने स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा हुआ है? मोस्टली बच्चों ने वैसे नहीं पढ़ा होता, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने हो सकता है पढ़ा हुआ भी हो। ठीक है, तो उनके लिए ज्यादा जो है वो आसान हो जाएगा, जिन्होंने अगर पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए जरा थोड़े ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन ये फिर भी मैं डिटेल से इसी वजह से बता रही हूँ कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो न्यू है, उनका स्टैट्स का बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉपुलेशन और सैंपल, ये मैं कहती कि ये नोट कर लें कि पॉपुलेशन से जो भी मैयर कैलकुलेट होगा उसको हम कहेंगे पैरामीटर, और जो सैंपल से कैलकुलेट होगा उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक। तो जो भी मैयर कैलकुलेट होगा पॉपुलेशन से उसको कहा जाएगा पैरामीटर, और जो भी मैयर कैलकुलेट होगा फ्रॉम सैंपल उसको हम कहेंगे स्टैटिस्टिक। ठीक है, अच्छा, फिर और इसमें क्या चीज आपको जो है वो आज मैंने बतानी है, मेजरमेंट स्केल्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए आपके पास। अच्छा, एक और चीज आपके पास आ जाती है, वेरिएबल और कांस्टेंट। किसी को पता है वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? वेरिएबल फॉर एग्जांपल वेट है, मैं वेट मेजर करना चाह रही हूँ आपकी क्लास का, वेट्स, ठीक है ना, आपका वजन, तो वो क्या है, वो हर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल का क्या होगा, चेंज होगा ना। ठीक है, सेम तो नहीं होगा, हर एक का क्या होगा, चेंज होगा। तो वेरिएबल एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे। ठीक है, क्या हो, अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक नंबर और क्वांटिटी that can be measured or counting, and it vary from one individual to another individual। ठीक है, कि जो वेरी करे, ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट यानी फिक्स्ड। ठीक है, सर्टन वैल्यू है उसकी, फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जैसे पाई की वैल्यू देखी होगी मैथ्स के, आप लोगों ने वो तो पाई आप यूज करते हैं 22/7, उसमें भी यूज करते हैं, क्या कहते हैं, 8th में 9th 10th के मैथ में भी आप लोगों ने, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 फिक्स्ड होती है। ऐसा ही है ना, एरिया में यूज होता है वो,
पाई और डिफरेंट जो है वो फॉर्मूलाज में यूज होता है, तो वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से ई होता है, एक एक्सपोनेंशियल ई होता है, उसकी वैल्यू भी होती है 2.71828, वो भी आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से जो आपके पास वेरिएबल और आपके पास जो कांस्टेंट है, इनका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होगा जो वेरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, या any characteristic that varies from one individual to another individual। और कांस्टेंट क्या होगा, जो फिक्स्ड होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कांस्टेंट की, ई हो गया या पाई की वैल्यू होगी 22/7, तो वो क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का भी मैंने आपको बता दिया। क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होता है कि जो किसी क्वालिटी ऑन द विच वी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव। ठीक है, किसी भी क्वालिटी की बेस पर हो। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों की क्लास में से जो है, या फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है लोग हैं, ठीक है ना, और उनको मैं क्लासिफाई करना चाहती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, तो वो मेरे पास क्वालिटेटिव होगा कि जो गांव के रहने वाले हैं, जो रूरल एरियाज में हैं, उनको मैं अलग, उनकी अलग कैटेगरी बना दूंगी। जो अर्बन एरियाज में, शहरों में रहने वाले, उनकी अलग कैटेगरी बना दूंगी। तो ये मेरे पास क्या होगी, क्वालिटेटिव होगा। ठीक है, और जो क्वालिटेटिव है, ये एक चीज आप लोग कर लें इसमें। वैसे पीछे भी जहां पर ये स्लाइड थी ना, यहाँ पर ये इस स्लाइड में यहाँ पर इसने वैसे बताया हुआ भी है, काफी अच्छा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इसके अंदर कौन कौन से वाले दो स्केल आते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, जो क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, और जो क्वांटिटेटिव है इसके अंदर आते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अच्छा। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि डाटा तो कलेक्ट हो गया, हमने स्केल्स पढ़ लिए, तो उसके बाद हमने डाटा को जो है वो टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, टेबल में अब हमारे पास जो है वो स्टैटिस्टिकल टेबल जो हमारे पास होता है, जिसमें हम के अच्छा अच्छा, एक और चीज मैं आपको क्वालिटेटिव में बता दूं कि बेसिकली क्वालिटेटिव वेरिएबल को जब मैयर करते हैं, फिर उसको डाटा में कैसे एनालाइज करेंगे। तो हम करते ये हैं कि अगर जैसे मेल और फीमेल है आपके पास, ठीक है, मेल और फीमेल है आपके पास, तो मेल को आप कोड कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं। कोडिंग में यानी आप हो सकता है 1 दे दें मेल को, और फीमेल को कोड दे दें 2, तो डाटा में वो नंबर फिर यूज हो जाएंगे 1 2, कोडिंग करते हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है तो रूरल और अर्बन है, तो रूरल वाले को हम हो सकता है 1 दे दें, और अर्बन वाले को जो है हम 2 दे दें। तो बेसिकली हम उनकी जो कैटेगरीज होती हैं, जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है, उनको ही हम क्या कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं। ठीक है, उनको हम कोड असाइन कर देते हैं। कोड ए बी भी दे सकते हैं, 1 2 भी दे सकते हैं, 0 1 भी दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, थोड़ा-सा जो है वो डाटा को, क्योंकि अब हम ये कह रहे हैं कि हमने डाटा को जो है ग्राफ्स में करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है वो इनके ग्राफिकल जो है वो मेजर्स चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है ना, तो उसको हम जो है वो
अच्छा, ग्राफ्स का मैं आपको बताने लगी थी कि कुछ ग्राफ्स और डायग्राम्स हमारे पास हैं जो कि हम यूज करेंगे। उनमें हमारे पास बार, पाई, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, लाइन ग्राफ, पिक्टोग्राम, मैप डायग्राम, स्कैटर डायग्राम्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी की जो है हमारे पास प्रेजेंटेशंस हैं ऑफ क्वांटिटेटिव, कंटिन्यूअस और मेजर्ड डाटा, ठीक है, थ्रू ग्राफ्स। तो इसमें हमारे पास ये सारे के सारे ग्राफ आ जाएंगे और ये ग्राफ इजी है, यानी आप देखेंगे बुक से तो आपको सारी की वो समझ आ जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको उस तरह से करके जो दिखाना है ग्राफ्स को, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। तो उसकी जो है वो एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आपके पास डाटा आ गया, डाटा को आपने प्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और यू कैन डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ठीक है। ग्राफ की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपने जो है वो बुक से चेक कर लेनी है। और अच्छा, अब जब आपके पास यहाँ पर जी ये थोड़ी सी अच्छा, बेसिकली जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास, जो हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, ये हमारे पास किसमें हमारे पास आते हैं कि जब आपके पास डाटा आ गया है तो आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए, एक ऐसा मेजर चाहिए जो कि आपके डाटा को रिप्रेजेंट करे, यानी एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू हो, एक ऐसा मेजर हो जो कि आपके डाटा को रिप्रेजेंट करे, आपके डाटा के बारे में बताए, ठीक है। अब वहां पर आपके पास जो है इसकी जो बेसिक आपके पास डेफिनेशन ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ स्टैटिस्टिकल measure that determines a single value that accurately describes the center of the distribution and represent the entire distribution of a scores, ठीक है। कि आपके पास एक ऐसा मैयर है जो कि आपकी डाटा की जितनी भी आपकी डाटा की करेक्टरिस्टिक है कि उसकी एवरेज क्या है या उसकी मोस्टली जो वैल्यूज हैं वो किस वैल्यू के अराउंड लाई करती हैं, तो उसके लिए हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है। इसमें बेसिकली आप जो है वो डिफरेंट एवरेजेस की टाइप्स पढ़ेंगे, और इन डिफरेंट एवरेजेस की टाइप्स में आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है वो मेजर्स आएंगे जो कि आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक मीन। आप लोगों में से काफी सारे जो हैं वो अरिथमेटिक मीन के साथ फेमिलियर होंगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया होगा, ठीक है। अच्छा, स्लाइड्स स्लाइड ऑप्शन का जो है वो यहाँ पर ऑप्शन कहीं पर तो नहीं आ रहा है, वरना मैं इसका जो है वो दे देती आपको। अब इसकी किसी और होता है, लेकिन कैसे इसमें एक मिनट।
इसका मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं पर इसका ऑप्शन आ जाए स्लाइड्स का। गन ये पता नहीं कहाँ से, एक मिनट में चेक कर रही हूँ। तो आप लोग चेक करें, यहाँ पर आपके पास जो है वो आ रही है कहीं से ऑप्शन? अच्छा, इसमें जो है ना नहीं आ रही है, मैंने काफी इसको चेक किया है। यहाँ पर तो मेरे पास कोई नहीं इसकी वो ऑप्शन कहीं से भी जो है ना, मैंने इसकी सेटिंग्स में भी चेक किया है। आप लोगों को आवाज आ रही है? बोल रही नहीं थी मैं, अभी बोल रही हूँ तो नो वॉइस का जो है वो मैसेज आप लोग करें। मैं चेक करी थी, मैंने कहा था मैं चेक करी हूँ कि यहाँ से अगर स्लाइड्स का ऑप्शन आ जाए ना तो वो आप लोग डाउनलोड कर लें। लेकिन ये पहले भी नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी क्लासेस ली हैं, पहले भी नहीं था। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नहीं है इसमें, क्या कहते हैं, ऑप्शन आ जाती है, डाउनलोड कर लेते हैं। फिर यही कर सकते हैं, शेयर नोट्स में भी जो है ना वो एज सच। मैं फिर ऐसा करूंगी, आप लोग जो है ना ईमेल एड्रेस जो है कोई भी अपना जो है ना इसमें कर दें, शेयर नोट्स में अपना ईमेल एड्रेस लिख दें एक दो बच्चे, तो उनको फिर सारा गट्ठा में जो है वो सेंड कर दूंगी। वो फिर जो आप लोगों ने आपस में ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना, उसमें मैं फिर आपको जो है वो वहां से फिर आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये हो सकता है।
आप लोग क्या करें कि जो एक दो बच्चे हैं शेयर्ड नोट्स में, इस तरह पब्लिक चैट में नहीं लिखे आप लोग, प्राइवेट मैसेज में मुझे ईमेल एड्रेस करते हैं दो तीन बच्चे, मैं फिर उनको क्या करूंगी कि उनको वहां से जो है ना उनका नोट कर लूंगी ईमेल एड्रेस। तो उनको ये जो स्लाइड्स मेरे पास पड़ी हुई है और भी हैं, मतलब एक एक टॉपिक की दो दो तीन तीन स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो वो फिर मैं सारी जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। बाकी स्लाइड से ज्यादा चले, स्लाइड समझने की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप लोग सिर्फ इन्हीं पर नहीं रह सकते कि जस्ट आप ये कहें कि बस ये जो स्लाइड है, क्योंकि देखें इन स्लाइड्स में आगे अब अरिथमेटिक मीन है तो इसकी जस्ट एक एग्जांपल होगी, ठीक है, एक एग्जांपल होगी। मीडियन है, मीडियन की एक आध एग्जांपल होगी। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए तो आपको क्वेश्चंस चाहिए ना। तो वो ज्यादा अच्छी बात ये है कि जो बुक मैं आपको बता रही हूँ, एफएससी की बुक ले लें बेशक, ठीक है, या बीएससी वाली शेर मोहम्मद चौधरी की किताब ले लें, ठीक है, फर्स्ट ईयर की, सॉरी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की। तो जिससे आपको आसान लगता है, मतलब अगर आपको आसान लगता है एफए की किताब से करना, जो इंटर की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की फर्स्ट सेकंड ईयर की स्टैटिस्टिक की बुक है, ठीक है, उससे करना आसान लगता है, उससे क्योंकि उसमें इजी लिखा होगा, समझ भी आप लोगों को आ जाएगी, उससे आप लोग ये सारे टॉपिक कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर तो हम रोज 6 दिन करेंगे ना टॉपिक, आपको अंदाजा तो हो गया कि कौन कौन से टॉपिक है, असाइनमेंट भी आपके पास है, फर्स्ट सेकंड असाइनमेंट, उससे भी आपको टॉपिक का अंदाजा हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो वहां से करें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। स्लाइड्स पर सिर्फ स्लाइड्स पे नहीं रहेंगे, बस ये स्लाइड्स दी है तो बस यही इतना ही कोर्स है और कुछ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन और हमने नहीं करने। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मैं आपको कोर्स कंटेंट्स दे दूंगी, ठीक है। कोर्स कंटेंट्स में एक दो बच्चों को, ज्यादा बच्चों को नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग जो है ना अपने वो दे दें, क्या कहते हैं, प्राइवेट चैट में जो है ना मुझे अपना ईमेल एड्रेस लिख दे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मैं कोर्स कंटेंट्स, ठीक है, उन्हीं कोर्स कंटेंट्स के अंदर किताबों के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है, वो आपको बता दूंगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की अपनी किताब भी आप चेक कर ले, अपलोड होगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, ठीक है। और जो भी स्लाइड्स है मेरे पास जितना भी है वो मैं सारा आपको जो है वो एक बच्चे को ईमेल कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी, ठीक है, अभी नहीं करूंगी, 2-3 दिन में जो है वो मैं कर दूंगी सारी चीजें, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने जो है वो वहां से उनको देख लेना है, ठीक है, और वहां से फिर इसकी आप लोगों ने तैयारी करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मैं बता रही थी कि अरिथमेटिक मीन है। अब जैसे अरिथमेटिक मीन करेंगे, अरिथमेटिक मीन हमें पता है, सिंपल इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, कि हमारे पास जो मीन है वो एवरेज है, अरिथमेटिक मीन है, वो हमारे पास कैसे आता है कि जब हम अ, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस पर, तो ये हमारे पास आ जाता है मीन, ठीक है। अब हमारे पास जो मीन है, अगर हम रॉ डाटा की बात करें, यानी जब आपके पास सिंपल आपके पास एक्स की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और उसका जब आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि सब ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर देंगे और उनको एन पर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका जो है वो क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है ग्रुप डाटा के लिए भी होता है और अनग्रुप डाटा के लिए भी होता है। अगर हमारे पास सिंपल इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसके लिए हम जो है वो, अच्छा ये यहाँ पर इसकी स्लाइड मसला आ गया, शो नहीं हो रही है। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है? इधर मेरे पास स्लाइड नहीं आ रही।